देखो, बिहार की प्रकृति एवं सांस्कृतिक विरासत, ठीक है। प्रत्येक समाज जो होता है वो देश या राज्य का एक अतीत होता है, और इस अतीत से वर्तमान को प्राप्त सभी मूर्त और अमूर्त चीज़ें, विशेषताएं विरासत कहलाती हैं। विरासत से प्राप्त मूर्त चीज़ों को सभ्यता और अमूर्त विशेषताओं को संस्कृति कहा जाता है। पुरातात्विक खोजों के आधार पर यह कहा जा सकता है कि बिहार की सभ्यता और संस्कृति प्राचीनतम से संबंधित समृद्ध रही है। सभ्यता जो है वो पशुवत जीवन से सभ्य समाज की ओर अग्रसर होने की स्थिति है, जबकि संस्कृति इन सूक्ष्म तत्वों से संपर्क रखती है जो विचार, विश्वास, रुचि, कला और आदर्श के रूप में हम देखते हैं। सभ्यता और संस्कृति मनुष्य के सार्वजनात्मक क्रियाकलापों के परिणाम है। जब ये उपयोगी लक्ष्य की ओर बढ़ती है तब सभ्यता का जन्म होता है, और जब मूल भावना, चेतना और कल्पना को संबद्ध करती है तब संस्कृति का उदय होता है। संस्कृति का अर्थ अपनी निजी स्वयं की उन्नति अर्थात अपनी जीवन भूमि को जोतना और सांस्कृतिक करना होता है। लोगों को जीवन सक्रियता की स्वयं उनके हाथों और बुद्धि से निर्मित परिस्थितियों और साधनों को संस्कृति कहते हैं। संस्कृति ही व्यक्ति के कर्म जीवन का मानक मूल और उपादान होता है। फिर सभ्यता और समृद्धि के वास्तविक सूचक भी होते हैं। आज से 3000 साल ईसा पूर्व बिहार में जो सभ्यता विकसित हुई थी वह सर्जनात्मक क्रियाकलापों से भरपूर थी। यह सभ्यता आगे चलकर जैन बौद्ध धर्म संस्कृति का रूप ले लिया। इससे ये भी पता चलता है कि बिहार के लोगों में प्राचीन काल से ही सृजनात्मक की ओर विशेष रुचि रही है। तभी से प्राचीन काल बिहार की सभ्यता उच्च स्थिति में पहुंच गई थी। इसी से प्रभावित होकर विश्व के दूर दराज देशों के लोग इन प्राप्ति के लिए बिहार आने लगे थे। एक बात यहाँ विशेष तौर पर उल्लेखनीय है कि प्राचीन बिहार का इतिहास को ही प्राचीन भारत का इतिहास के रूप में प्रतिष्ठित कर दिया गया है। इससे भी पता चलता है कि प्राचीन बिहार की सभ्यता और संस्कृति जितनी समृद्ध एवं गौरवशाली रही है। प्राचीन बिहार का उल्लेख वेदों, पुराणों और जातकों और जैन और बौद्ध ग्रंथों में मिलता है। बिहार जैन तीर्थंकरों और गौतम बुद्ध एवं बौद्धों की तप स्थली और कर्म भूमि रही है। बिहार के माध्यम से बौद्ध धर्म विश्व के कोने कोने में पहुंची। बौद्ध धर्म की तरह जैन धर्म ने भी बिहार से ही विस्तार पाया। अविद्यानाश के लिए यहाँ नालंदा, विक्रमशिला, उदंतपुरी आदि विश्वविद्यालय स्थापित किए गए। साथ ही नंदनगढ़, सोमपुरी, तिलक, जगदल, फुलहरी, चेचर, श्वेतपुर, रामपुरवा, मुंगेर, पाटलिपुत्रा, राजगीर, कुसुमपुरी, कोटीग्राम, राधोपुर, चंपा, कुमरार, उत्काचे, खाजीपुर, उरुवेला, अम्बलटिका, गोरखगिरी, बराबर पहाड़ी, बुद्धपुर, बख्तियारपुर आदि यहाँ के अनेक महाविहार और हजारों की संख्या में संघाराम स्थापित थे। इन्हीं विद्या केंद्रों के माध्यम से कला, साहित्य, दर्शन, विज्ञान, गणित, खगोल, चिकित्सा, हस्तशिल्प, संगीत आदि का ज्ञान संपूर्णता की स्थिति में पहुंच गया था। आगम शास्त्र के आधार पर जैन आचार्यों ने सर्वप्रथम अंक गणित प्रदान किया, जिसे बौद्ध आचार्यों ने अंतिम स्थिति में पहुंचा दिया था। प्राचीन कालीन बिहार में ज्ञान विज्ञान के प्रति विशेष रुचि रहने के कारण यहाँ विभिन्न विषयों के अनेक प्रकांड विद्यमान हुए। उन्होंने अपने विषय क्षेत्र के लिए अनेक मूल ग्रंथों की रचना की। ब्राह्मीगुप्त, ज्ञानपाद, वेरोचन, नरोपा, जेतारी, डोम्बिपा, वरामिहिर, महिपा, पालकामे, महोदश कुमार, आर्यभट्ट, शाक्य, श्रीभद्र, दीपंकर, श्रीज्ञान, महावीर आचार्य, भास्कर आचार्य, शांतरक्षित, धीमन, सरीपुत्र, मोगलान, ब्राह्मदत्त, नागार्जुन, सुधर्मा सहित हजारों विद्वान बिहार में हुए थे। इन्होंने विभिन्न विद्याओं से संबंधित ज्ञान को पूर्णता प्रदान किया। ईसा पूर्व से इस बिहार पर बृहद्रथ, जरासंध, बिम्बिसार, अजातशत्रु, उदयन, नंदीवर्धन, नागदशक, शिशुनाग, कलाशोक, महापद्मनंद, घनानंद, चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोक, दशरथ, चंद्रगुप्त प्रथम, कुमारगुप्त, स्कंदगुप्त जैसे महाराजाओं के अलावा शुंग, कण्व राजवंश के राजाओं ने भी शासन किया। सर्वप्रथम 725 ईसा पूर्व में गणतंत्र की स्थापना वैशाली में हुई थी, और इस तरह प्रजा पालन राजनैतिक सिद्धांत बिहार से ही विश्व समाज को प्राप्त हुई है। बिहार सभ्यता और संस्कृति की मजबूत परंपरा 1197-98 ईस्वी तक बनी रही थी, जिसे बिहार के लोगों ने अपनी योग्यता और कौशल द्वारा अर्जित किया था। परंतु तुर्क मुसलमान शासक बख्तियार खिलजी ने बिहार पर आक्रमण कर बिहार की सभी स्थापनाओं को तहस नहस कर दिया। बिहार के सभी विश्वविद्यालय, महाविहार, संघाराम, मठ, सांस्कृतिक केंद्रों को बर्बाद कर दिया। आज वे सभी खंडर के रूप में विद्यमान है।
जो तत्कालीन समय में हुए अनाचार की गवाही दे रहे हैं। बख्तियार खिलजी से लेकर अंग्रेजों की शासन व्यवस्था तक बिहार के क्षेत्र में अनेक उथल पुथल हुए। बिहार की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक स्थितियों में काफ़ी बदलाव आए। वर्तमान समय में नई स्थितियाँ हैं। फिर भी बिहार के लोग अपनी सांस्कृतिक विरासत को भूले नहीं हैं, जो प्रकट करती है कि यहाँ की सभ्यता संस्कृति की नींव इतनी मजबूत है कि विदेशी आक्रमण एवं उसकी शासन व्यवस्था स्थापित होने के बावजूद यहाँ की विरासत ढह नहीं सकी। विरासत वह जो पूर्वजों से हम प्राप्त करते हैं। विरासत को दो भागों में बांटा जा सकता है, प्राकृतिक विरासत और सांस्कृतिक विरासत। प्राकृतिक विरासत, इस विरासत के अंतर्गत प्राकृतिक विशेषताएं और नदियाँ, पर्वत, झील, वन आदि शामिल की जाती हैं। गंगा जैसे बिहार की प्रमुख नदी है। इस नदी का बिहार में धार्मिक, सांस्कृतिक और आर्थिक महत्व है। गंगा बिहार में भोजपुर, सारण जिले की सीमा बनाती है। चौसा के निकट प्रवेश करते ये बिहार में पश्चिम से पूरब की ओर बहती है। बिहार में गंगा नदी की कुल लंबाई 445 किलोमीटर है। बिहार वासियों के लिए ये एक पवित्र नदी है और इस नदी से में स्नान करने की परंपरा प्राचीन काल से ही रही है। वेद, पुराण, रामायण, महाभारत, जैन एवं बौद्ध ग्रंथों में गंगा नदी का उल्लेख मिलता है। गंगा नदी के तट पर जगदल, चेचर, कुम्हरार, कुसुमपुरी आदि वैदिककालीन, बौद्धकालीन शिक्षा केंद्र स्थापित थे। गंडक, यह नदी नेपाल की सीमा को पार कर भारत में प्रवेश करती है। गंडक नदी पटना के सामने तथा उत्तर बिहार में हाजीपुर और सोनपुर नामक दो प्रसिद्ध नगरों के मध्य बहती हुई वैशाली और सारण जिले की सीमा बनाते हुए पटना के निकट गंगा में मिल जाती है। बिहार में इसकी लंबाई 260 किलोमीटर है। इस नदी का भी यहाँ धार्मिक, सांस्कृतिक और आर्थिक महत्व है। गंगा नदी की तरह इस नदी के किनारे भी सभ्यता का विकास हुआ। मान्यता है कि शतपथ ब्राह्मण नामक धार्मिक ग्रंथों की रचना बौद्ध काल में गंडक नदी के तट पर रची गई थी। शतपथ ब्राह्मण में गंडक नदी का उल्लेख सदानीरा के रूप में हुआ है। सरयू, ये नदी तिब्बत के पठार में स्थित माप चांगुंग नामक हिमनद से निकलकर नेपाल में बहने के बाद भारत में प्रवेश करती है। ये नदी छपरा के निकट पश्चिम में गंगा में मिल जाती है। इस नदी का भी हिंदू धर्म में काफ़ी महत्व है। धार्मिक कर्म कांडों में गंगा नदी के साथ साथ सरयू नदी का भी स्मरण किया जाता है। निरंजना, फल्गु नदी की मुख्य धारा निरंजना नदी कहलाती है, जो बोध गया के निकट मोहना नामक सहायक नदी से निकलकर विशाल रूप धारण कर लेती है। इस नदी का धार्मिक महत्व भी है। निरंजना नदी के तट पर एक पीपल वृक्ष के नीचे गौतम ने 528 ईसा पूर्व में बुद्धत्व प्राप्त किया था। बौद्ध धर्मावलंबियों का ये एक महत्वपूर्ण तीर्थस्थल भी है। गुद्दकुट पर्वत, ये राजगृह में है। राजगृह 5 पहाड़ियों से घिरे रहने के कारण इसे गिरिव्रज भी कहा जाता है। इन पहाड़ियों का जैन और बौद्ध मतावलंबियों के बीच धार्मिक महत्व है। जैन परंपरा में इन पहाड़ियों के नाम विपुल, रतन, उदय, स्वर्ग और व्यवहार है। इनमें व्यवहार विपुल का जैन धर्म में विशेष महत्व है। तीर्थकर महावीर और गौतम बुद्ध भी इन पहाड़ियों पर आवास किया था। बौद्ध काल में इन 5 पहाड़ियों के नाम में पंडव, गिद्धकुट, व्यवहार, इसिल, गिली और वेपुल, मगध, नरेश, बिंबसार, 12 नियुक्त 1,20,000 प्रजाजनों के साथ गुद्दकुट पर्वत के निकट लट्ठी वन उद्यान में गौतम बुद्ध का दर्शन किया था और उसने अपने प्रजाजनों के साथ बौद्ध धर्म अपनाया था। यही सत्यपर्णी गुफा में 483 ईसा पूर्व प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन प्रथम मगध सम्राट अजातशत्रु के शासनकाल में हुआ था। मंदारगिरी, ये बांका जिले में अवस्थित है और इसकी चोटी पर 2 प्राचीन मंदिर एवं गुफाएं हैं, जिनमें जैन और बौद्ध मूर्तियां हैं। जैन ग्रंथों में उल्लेख है कि चंपा नगरी के दक्षिण 16 कोस दूर मंदारगिरी नाम का एक जैन तीर्थस्थल है। आज मंदार हिल के नाम से प्रसिद्ध है। गिरियक, ये राजगीर के समीप एक पहाड़ी है और इस पहाड़ी पर बौद्ध आचार्यों ने अनेक बौद्ध ग्रंथों की रचना की थी। पहाड़ी पर एक बौद्ध स्तूप था जिसे बख्तियार खिलजी के सैनिक ने ध्वस्त कर दिया। बराबर की गुफाएं, गया से लगभग 24 किलोमीटर उत्तर में छोटी छोटी पहाड़ियाँ का एक समूह है जिसे बराबर की पहाड़ी कहा जाता है। इन पहाड़ियों में अनेक गुफाएं हैं, परंतु इनमें 7 गुफाएं ऐतिहासिक एवं धार्मिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हैं। सम्राट अशोक ने आजीवक भिक्षुओं के लिए इन गुफाओं को तपस्थली के रूप में विकसित किया था। विश्व झोपड़ी गुफा में अशोक के काल का शिलालेख मिलता है। नागार्जुनी पहाड़ी, ये बराबर की पहाड़ी श्रृंखला के अंतर्गत है। इन पहाड़ियों में अनेक गुफाएं हैं, जिनमें गोपिका गुफा सबसे विशाल है। इस गुफा के द्वार पर अशोक के पौत्र दशरथ के अलेख मिले हैं, जिसमें स्पष्ट होता है कि दशरथ ने इन गुफाओं को आजीवकों को समर्पित किया था और बौद्ध भिक्षु इन गुफाओं में ध्यान मगन होते थे। सांस्कृतिक विरासत,
मानव सभ्यता के आरंभ से वर्तमान तक मानव की संपूर्ण उपलब्धियों जो हमें प्राप्त हुई है सांस्कृतिक धरोहर कहलाती है। प्रत्येक संस्कृति का विकास एक भौगोलिक तथा वंशीय वातावरण में संपन्न होता है। बिहार की संस्कृति भोजपुरी, मगही, मैथिली, अंगिका, वज्जिका आदि संस्कृतियों के समन्वय से निर्मित हुई है। इन संस्कृतियों की धाराएं मिलकर ही बिहारी संस्कृति का रूप धारण की है। बिहारी संस्कृति की एक मजबूत परंपरा रही है। यह एक सामाजिक विरासत भी है जो सीखी जाती है और पीढ़ी से दर पीढ़ी तक जाती है। लोक नृत्य बिहार में अन्य कलाओं के समान ही नृत्य कला की महत्व तब भी प्राचीन काल से रही है। प्राचीन बिहार में राजगृह, चंपा, वैशाली जैसे नगरों में नर्तकियों की उपस्थिति के प्रमाण प्राप्त होते हैं। इन्हें नगर शोभनी भी कहा जाता है। वैशाली राजनर्तकी अम्रपाली तथा मगध की राजनर्तकी शालिनी आज भी स्मरण की जाती है। बौद्ध काल में नृत्य परंपरा का यहाँ काफ़ी विकास हुआ था। कालांतर में शास्त्रीय नृत्य राजघरानों और देवालयों आदि से निकलकर बिहार की लोक संस्कृतियों में अपने रंग रूप के साथ रस बस गई और यहाँ कई शैलियों में विकसित हुई। बिहार में लोक नृत्य की कई शैलियाँ में विभिन्न संस्कृतियों में प्रचलित है। इसकी 3 प्रमुख धाराएं हैं। मिथिला क्षेत्र के लोक नृत्य रामायण, महाभारत आदि के धार्मिक रचनाओं पर आधारित होते हैं, जैसे कि भगत नृत्य, राम लीला नृत्य, विद्यापत, लौरिक, पूजा आरती नृत्य, कीर्तनिया आदि प्रमुख है। पारिवारिक उत्सव, पर्व, त्योहार, रोपनी कटनी के समय विभिन्न लोक संस्कृतियों के अलग अलग लोक नृत्य होते हैं। सामाजिक उत्सवों पर भोजपुरी, मैथिली, मगही आदि संस्कृति में अलग अलग नाम से लोक नृत्य हैं जो धार्मिक पात्रों राम, कृष्ण, शिव, पार्वती आदि पात्रों पर आधारित होते हैं। सामूहिक भजन के दौरान लोक नृत्य भरवलिया, भजनिया, कीर्तनिया प्रमुख करते हैं। भोजपुरी, मैथिली संस्कृति में लोक नृत्य की परंपरा रही है। बिहार के लोक नृत्य शास्त्रीय संदनों से स्वतंत्र होते हैं और इसका आयोजन उदात्त भावनाओं से प्रेरित होकर किया जाता है। इन लोक नृत्यों की अपनी कुछ विशेषताएं हैं जो कि उस क्षेत्र की संस्कृति से प्रभावित हैं। लोकगीत बिहारी लोक संस्कृति में गीत को अभिव्यक्त किया का सशक्त माध्यम माना जाता है। इनके माध्यम से व्यक्तियों का यह समूह अपने सुख दुख, हर्ष, विषाद, आशा, निराशा, भाव, अभाव, प्रेम आदि को अभिव्यक्त करते हैं। गाथा गीत राज्य के विभिन्न समुदायों में प्रचलित लोक कथाओं पर आधारित गीत गाए जाते हैं, जिसे गाथा गीत कहा जाता है। भोजपुरी, मगही, मैथिली, अंगिका, बज्जी भाषा संस्कृति में कई प्रकार के लोरी गायन प्रचलित हैं। संस्कार गीत जन्म, मुंडन, विवाह, विदाई, शुभ गमन, उत्सव आदि पर गाए जाने वाले गीत संस्कार गीत कहे जाते हैं। सोहर, कोहबर, विदाई, शुभ गमन आदि यहाँ के संस्कार गीत हैं। पर्व गीत पर्व, त्योहारों, मांगलिक अवसरों पर गाए जाने वाले गीत बिहार के विभिन्न संस्कृति समाजों में अलग अलग हैं जो उनकी भाषाओं में होते हैं। ऋतु गीत भोजपुरी, मैथिली, मगही संस्कृति समाज में मौसम के आधार पर ऋतु गीत होते हैं। चैता, बारहमासा, चतुर्मासा आदि यहाँ के प्रमुख ऋतु गीत हैं। जातीय गीत हो गया। कुछ लोकगीत जाति विशेष में ही गाए जाते हैं, जैसे कि अल्हा उदल, राजा दोलन सिंह, बिहुला आदि वीरतापूर्ण गाथाओं को राज्य के योद्धा जाति के लोग गाते हैं। लोक नाट्य राज्य के जटजाटिन विद्यापद बंगुली, डोमकच, नटुआ नाच, विदेशी आदि लोक नृत्य प्रचलित हैं। जटजाटिन राज्य में सावन और भादों के मौसम में वर्षा के आह्वान के लिए इस लोक नृत्य का प्रदर्शन होता है। अनावृष्टि होने पर कृषि कर्म से जुड़े लोग इस अनुष्ठान का आयोजन करते हैं। लोक आस्था के जटजाटिन के आयोजन से वर्षा के देवता इंद्र प्रसन्न होकर क्षेत्र जल के अभाव से निजात पा जाता है। बगुली में गृहस्थ जीवन की सफलता के लिए आदर्श बहू की मर्यादाओं का वर्णन होता है। बांगुली में नारी की मर्यादाओं की अभिव्यक्ति है। बंगुली का आयोजन स्त्री पात्रों द्वारा होता है। डोमकच जब लड़के के विवाह के लिए पुरुष सदस्य उसके साथ बारात में चले जाते हैं, तब महिलाएं पुरुष का स्वांग रचकर नृत्य करती है, गाती हैं। इसका उद्देश्य है कि मंडप में जलाए गए दीपदान रात भर जलते रहें। समझ के ये बिहार में प्रचलित लोक व्यवहार है जो भाई बहन के मंगल में स्नेह को अभिव्यक्त करता है। सामा बहन और चकोबा भाई है। भाई बहन के उद्वृत्त प्रेम का प्रतीक यह कार्तिक मास की पूर्णिमा तिथि को संपन्न होता है। ये लोक नाट्य नहीं है। नाट्य गीत
में इसे वर्गीकृत करने के कारण है कि इसमें महिलाएं दो दल में होकर अभिनयपूर्ण भंगिका के साथ गीत गाती हैं। क्षमा चकेवा नाट्य गीत मगध, भोजपुर, अंग और मिथिला सहित सभी क्षेत्रों में प्रचलित है। विदेशिया ये बिहार का बहुचर्चित लोक नाट्य है। विदेशिया में महिला पात्र की भूमिका पुरुष निभाते हैं। विदेशिया लोकनाट्य में जनक भिखारी ठाकुर हैं। वे केवल विदेशिया कथाओं के लेखक ही नहीं, वस्तुतः कर्ता, अभिनेता, निर्देशक भी होते हैं। भोजपुरी संस्कृति में शादी ब्याह पर मनोरंजन हेतु इस लोक नाट्य की बड़ी मांग रहती है। भिखारी ठाकुर के कारण यह भिखरिया के नाच के नाम से भी मशहूर हो गया है। लोक से संबंधित उत्सव, मांगलिक कार्यों, व्रत और त्योहारों पर अभिनय की परंपरा है। ये जनमानस की भावनाओं को अभिव्यक्त करते हैं। अनेक संस्थानों पर इन लोक नाट्यों में निहित साहित्यिक सांस्कृतिक तत्व लोक जीवनी शक्ति का परिचायक है, जो जन मन के आंतरिक संपदन की आपांगिका और वाचिक अभिव्यक्ति में सक्षम है। सांस्कृतिक धरोहर जैसे कि वाल्मीकि नगर, पश्चिमी चंपारण, जेठियन, नालंदा, चिरांद, सारण, चेचर, वैशाली, पैसरा, मुंगेर, सोनपुर, गया, भीमबांध, मुंगेर आदि स्थानों से प्राप्त राज्य के आदि मानवों के पुरातात्विक वस्तु, पावापुरी, राजगीर, महाबोधि मंदिर, नालंदा विश्वविद्यालय, उदनपुरी विश्वविद्यालय और भग्नावशेष, वैशाली के भग्नावशेष, अशोक स्तंभ, अशोक के शिलालेख, कुम्हरार का भग्नावशेष, प्राचीन काल के सिक्के, पांडुलिपि, वाद्य यंत्र, मूर्तियाँ, चित्र, हस्तशिल्प, अस्त्र-शस्त्र आदि, बौद्ध स्तूप, बोधि वृक्ष, चंद्रगुप्त मौर्य के अभिलेख, चंपा नगरी का भग्नावशेष, लौरिया, नंदनगढ़, सोनपुरी, तिलधक, जगदल, तिल्लाक, फलहरी, ब्रजसन, श्वेतपत्र, रामपुरवा, मुंगारगिरी, कोटीग्राम, कुसुमपुरी, उल्का के चेक, गोरखगिरी, बुद्धपुर, अरेराज आदि महावीर के चिन्ह और भग्नावशेष, बौद्धकालीन आचार्यों के मूल ग्रंथों का संग्रहित और पुस्तक, तंजूर, प्राचीन राजाओं के अभिलेख, शेरशाह की मस्जिद, मंगल तालाब, पादरी की हवेली, पटना देवी का पटन देवी का मंदिर, पत्थर की मस्जिद, गोलघर, आगम कुआं, सदाकत आश्रम, शेरशाह का मकबरा, रोहतास गढ़ चौसा, पस्टन, करियन, जय मंगलगढ़, मसाड़ से प्राप्त भग्नावशेष, पटना, मधुबनी, मंजूषा थंका, खुदाबख्श पुस्तकालय, बिहार राष्ट्रभाषा परिषद, बिहारी हिंदी साहित्य सम्मेलन, शहीद स्मारक, पालका कालीन कला वस्तुएं, मौर्य कालीन कला, गुप्त कालीन कला, दीदारगंज से प्राप्त यक्ष की प्रतिमा, लोहानीपुर से प्राप्त जैनकालीन 2 नगन पुरुषों की मूर्तियाँ, राजगीर स्थित सोन भंडार की गुफाएं, गुप्तकालीन तंत्रिका कला, प्राचीन भित्ति चित्र, सिन्हा लाइब्रेरी, पटना, गया, नवादा, नालंदा, वैशाली के संग्रहालय, पटना गुरुद्वारा, महिषी का माँ तारा का मंदिर, गया का पिंडदान स्थल, शिव विश्व शांति स्तूप इत्यादि।